इस वीडियो में हम बीए पार्ट द्वितीय के दूसरे पेपर का जो टॉपिक है भारतीय संविधान में भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम का हम पिछले वीडियो में हमने विशेषताएं बतलाई थी। इस वीडियो में हम उसकी ओवरऑल उसका अवलोकन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। किसी भी अधिनियम के दो पार्ट होते हैं, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। सबसे पहले हम 1935 के अधिनियम के जो सकारात्मक पक्ष है उनके बारे में चर्चा करेंगे। 1935 का जो अधिनियम है उनके जो अच्छे परिणाम हैं जिनकी कल्पना भारतीयों ने भी नहीं की थी, इसमें कुछ हैं जो इस प्रकार है। अधिनियम का जो प्रावधान है उसके अंतर्गत भारत में चुनाव हुए और 11 में से 6 प्रांतों में कांग्रेस ने सत्ता ग्रहण की। इससे भारत में तो शासन और प्रशासन का जो व्यावहारिक प्रशिक्षण है हमारे नेताओं को और हमारे प्रशासन को प्राप्त हुए और समस्याओं का ज्ञान हुआ और विविध विरोध और सीमाओं के बावजूद उन्होंने इसकी कार्रवाई का संचालन किया। जिन प्रांतों में दूसरा इसका सकारात्मक परिणाम है, जिन प्रांतों में कांग्रेस बहुमत में नहीं थी वहाँ सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना के साथ राष्ट्रीय नेताओं ने कार्य किया। यह एक स्वस्थ परंपरा का शुभारंभ था जो लोकतंत्र के लिए अच्छी चीज़ है। इसी प्रकार जो कांग्रेस शासित प्रदेशों में बहुमत होने के कारण रचनात्मक कार्य कर पाने में जो सफलता प्राप्त हुई, स्वस्थ कानूनों का निर्माण हुआ, इस दृष्टि से शिक्षा, कुटीर उद्योग, ग्रामीण विकास और कृषि संबंधी जो मामले हैं उन पर कानून बनाने का जो प्रावधान है वो सबसे उल्लेखनीय रहे हैं। इसी प्रकार कांग्रेस शासित प्रदेशों में काफ़ी सीमा तक संवैधानिक पद्धति है, उसके हिसाब से शासन का संचालन हुआ और जो शांतिपूर्ण स्थायित्व आया वो आगे के जो शासन व्यवस्था है, स्वतंत्र पश्चात जो शासन संचालन है उसमें काफ़ी हद तक उसने सहायता की। इसी प्रकार से भारतीय नेताओं ने प्रशासनिक क्षमता, योग्यता और उत्तरदायित्व का परिचय दिया जिसे विदेशियों ने भी स्वीकार किया है। स्वयं भारतीय राष्ट्रीय नेताओं के आत्मविश्वास में वृद्धि हुई क्योंकि शासन के अधीन रहना और शासन का स्वयं संचालन करना दो अलग अलग बातें हैं, दो अलग अलग परिप्रेक्ष्य है। और इसमें जो भारतीय है वो पहली बार इससे अभिहित हुए उस ज्ञान से और उस शासन प्रशासन से जिससे उन्हें में जो आत्मविश्वास आया और जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसको काफ़ी वो स्फूर्तिदायक सिद्ध हुआ। लेकिन इसके बावजूद इस 1935 के जो शासन अधिनियम है उसमें कमियां ज़्यादा थी कि विदेशी सत्ता से पराधीन राष्ट्र के राष्ट्रहित की बात या उनकी अपेक्षा करना एक बेईमानी थी। फिर भी अंग्रेज़ों के हाथ में से जो प्रावधान निकले इससे अच्छे हो नहीं सकते थे, बावजूद इसके कि उनके जो राष्ट्रीय स्वयं के जो औपनिवेशिक थे उनसे काफ़ी हद तक इनका विरोध था, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसी व्यवस्था भारत में दी। आलोचकों में पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, इसको दास्ता का चार्टर कहते हैं, ये दास्ता का घोषणा पत्र है। मदन मोहन मालवीय कहते हैं कि यह अधिनियम हम पर थोपा गया है, यह बाहर से कुछ जनतंत्रीय व्यवस्था से मिलता है परंतु भीतर से बिल्कुल खोखला है। मोहम्मद अली जिन्ना जो मुस्लिम लीग के
लीडर थे, उन्होंने इसको सड़ी हुई, मौलिक रूप से खराब और स्वीकार करने के योग्य नहीं बताया। मिस्टर एटली जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री भी बने, उन्होंने अधिनियम को भारतीय राजनीतिक विकास के लिए इसमें कोई कार्यक्रम नहीं था ऐसा घोषित किया। अब इसके नकारात्मक पक्षों पर हम एक एक पॉइंट के रूप में हम विश्लेषण करते हैं कि अधिनियम का आधार था अविश्वास। एटली ने कॉमन सभा में इस अधिनियम की आलोचना करते हुए कहा था, हम इस प्रस्ताव का मुख्य तथ्य है अविश्वास, इसमें विश्वास नाम तक की कोई चीज़ नहीं। संघीय व्यवस्था दोषपूर्ण थी। संघात्मक शासन में इकाइयाँ और केंद्र दोनों मिलकर एक बड़ी संघ शासन को रूप देते हैं, लेकिन इसमें इकाइयों से उनकी सहमति लेने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं की, ना ही उनके अधिकारों के संबंध में भी ऐसा किया गया था। इस जो वीडियो है, इसका अगला वीडियो हम इस पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, जिसमें 1985 का जो अधिनियम है कितना सफल और कितना असफल, विशेषकर संघीय शासन व्यवस्था, उस पर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। इसकी एक आलोचना ये की जाती है कि विधानमंडलों की शक्तियाँ अत्यंत सीमित थी, इसे संविधान में संशोधन करने का अधिकार नहीं था, यह अधिकार ब्रिटिश संसद में निहित था। शक्तियों का विभाजन का कोई तार्किक आधार नहीं था, यह समानता पर आधारित नहीं था। अपशिष्ट शक्तियाँ संघात्मक शासन में राज्यों के पास होती है, जबकि इस अधिनियम में केंद्र के पास दी गई। इसी प्रकार कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है, अपितु ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी थी। विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों को गवर्नर जनरल अस्वीकृत कर सकता था। इस प्रकार से यह है विधानमंडलों की जो शक्तियाँ हैं उसको अत्यंत सीमित करता है। एक आलोचना गवर्नर जनरल और जो प्रांतीय गवर्नर है उनके जो निरंकुशता का शासन है, निरंकुश शक्तियाँ, उन पर इसका कोई नियंत्रण नहीं था, बल्कि उनके नियंत्रण पर किसी प्रकार की रोक भी नहीं थी। उन्हें सर्वोच्च अधिकार प्राप्त थे, वह संविधान को गवर्नर जनरल स्थगित कर सकता था, रद्द कर सकता था और साम्राज्य हितों का संरक्षक था, न कि भारतीय हितों का। उसकी जो विवेकाधीन शक्तियाँ थी असीमित थी, विस्तृत थी, और उसके अधीन वो संवैधानिक शासक न होकर वास्तविक अधिकार संपन्न शासक था। जबकि संवैधानिक शासक जो संघात्मक शासन व्यवस्था है उसमें जो राष्ट्राध्यक्ष है उसका पद नाम मात्र का होता है। केंद्र में देश शासन व्यवस्था की स्थापना की गई, जबकि राज्यों में या प्रांतों में केंद्रीय जो देश शासन व्यवस्था है वो असफल हो गई, तो इसे केंद्र में लागू करने की आवश्यकता थी। इसका जो उद्देश्य था वह था भारतीयों की शक्तियों को सीमित करना। वो अंग्रेज शासन वास्तव में भारतीयों को कोई वास्तविक शक्तियाँ देना नहीं चाहते थे। प्रांतीय शासन व्यवस्था का सिद्धांत आकर्षक था और भारतीय जनता की आकांक्षाओं के अनुकूल प्रतीत होता था, पर वास्तविकता और व्यवहारिकता में जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। नई उत्तरदायी शासन स्थापित हो पाया। मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल उतनी ही शक्तियों को उपभोग कर पाते जितनी गवर्नर द्वारा प्रदान की जाती। प्रांतीय गवर्नर, गवर्नर जनरल और गवर्नर की दोहरी पाबंदी थी प्रांतीय सरकारों पर। अधिनियम की व्यवस्थाओं को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्रांतीय स्वराज को नहीं के बराबर दिया गया, ऐसा कहना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार, जो अंग्रेजों की शासन करने की रणनीति थी, फूट डालो और राज्य करो की नीति, उसको इसमें विस्तार दिया गया, जिसको खत्म करने की सभी राजनीतिक पार्टियां मांग कर रही थी, कुछ सांप्रदायिक पार्टियों को छोड़कर। लेकिन इसको बढ़ावा दिया गया, बल्कि और विस्तार दे दिया। संरक्षण और आरक्षण की व्यवस्था वास्तव में भारतीय शासन को चारों ओर से नियंत्रित करने की चेष्टा थी। अधिनियम द्वारा सुशासन के लिए जो पद्धतियाँ
को स्वीकार की गई उनमें संरक्षण और आरक्षण के द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया। देशी रियासतों और अल्पमतों के लोगों को जो हितों को सुरक्षित किया गया, उसके नाम पर अनेक ऐसे कदम उठाए गए जिससे कि प्रांतीय जो सरकारें हैं उनका कार्य संचालन गंभीर रूप से प्रभावित होता था। साथ ही प्रांतीय विधायिकाओं के लिए मताधिकार का विस्तार किया गया, यद्यपि वह सीमित वर्ग को ही प्राप्त था। मात्र 12% सुविधा प्राप्त वर्ग है उसको मताधिकार प्राप्त था, जबकि भारत की जो विशाल जनसंख्या है वो इस मताधिकार से वंचित थी। एक आलोचना ये की जाती है कि यह भारतीय द्वारा निर्मित संविधान नहीं था, बल्कि ये थोपा गया था, जबकि संघ शासन है उसमें सम्मिलित इकाइयाँ हैं उनके द्वारा ही निर्मित संविधान होता है, जबकि यह ब्रिटिश संसद ने इसको पास किया था और इस पर विचार, भारतीयों के हितों पर विचार करने और उनके बारे में कदम और अधिनियम बनाने का अधिकार है ब्रिटिश संसद को था, जिनका भारतीय हितों से सीधा सीधा टकराव भी था। इस प्रकार से 1935 के अधिनियम की जो आलोचना की जाती है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि अवरोध और सीमाओं इतनी व्यापक थी कि भारत की जो राजनीतिक आर्थिक शक्ति है ब्रिटिश सरकार के हाथों में बनी रही थी। इसीलिए पंडित नेहरू ने इस अधिनियम को ऐसी मशीन कहा है जिसके ब्रेक जम चुके हैं, उसमें इंजन नहीं है और यह भारतीयों को संतुष्ट करने में पूर्ण रूप से असफल है। इस प्रकार की आलोचनाएं 1935 के शासन अधिनियम की जाती है। लेकिन भारत का जो संविधान है उसमें अधिकतर प्रावधान 1935 के शासन अधिनियम के हैं। इस रूप में हम इसके ऋणी हैं। साथ ही भारतीयों को लोकतांत्रिक और संघात्मक और संसदात्मक शासन व्यवस्थाओं की रीति रिवाज और परंपराओं से प्रत्यक्ष करना, उनको अभ्यस्त करना, प्रशिक्षण देना एक अलग ही प्रकार का अनुभव था जो स्वतंत्रता के बाद में हमें बहुत काम आया। इसलिए इसको पूर्ण रूप से भारतीयों की दृष्टि से नकारा नहीं जा सकता। पराधीन राष्ट्र की दृष्टि से ये आंदोलन, ये अधिनियम है अच्छा नहीं था, लेकिन स्वतंत्र भारत में इसके अनेक प्रावधान हैं तो भारत को एक नवनिर्मित जो राष्ट्र है उसके लिए ये बहुत उपयोगी साबित हुआ। धन्यवाद।